assessment of children with intellectual disability. So our today's speaker is Dr. Sampurna Goha. She is currently working as an assistant professor in Institute of Rehabilitation Sciences, Amethi University, Uttar Pradesh. She holds a bachelor's degree in zoology from Delhi University and a degree of B.Ed and M.Ed in special education from National Institute for Mentally Handicapped, now renamed as National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disability. She has done her master's in biotechnology from Jamia Hamdard University, Delhi. She has a doctorate degree in special education from Ramakrishna Mission Vivekanand Educational Research Institute, Coimbatore, and is a recipient of UGC NET in education. She has numerous publications to her credit. She is registered with RCI as a rehabilitation professional. She has presented numerous papers in both national and international conferences and seminars. We are really delighted by your presence, ma'am. Now I'm handing the mic to you. Kindly begin your lecture. Thank you so much, Ms. Neha, and thank you so much, Dr. Satish, for inviting me to this webinar and giving me this opportunity कि मैं आज आके participants के साथ जैसे आपने कहा एक बहुत ही critical and important topic पे discussion कर सकूं, that is educational assessment of children with intellectual disability. I'll share my screen now. Please give me a minute. Yes, ma'am. सतीश सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं. I'll just make it ओके मैम, इट्स विजुअल. इसको स्लाइड शो मोड में अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. जी मैम. हाँ जी सर, हाँ जी. कुछ नॉइज डिस्टर्बेंस है मुझे लगता है, या तो किसी का माइक ऑन है या क्या है, ऐसा कुछ लग रहा है. सर अभी थोड़ा सा बेटर है. ओके, मैं एक काम करती हूँ, मेरा रूम का फैन भी बंद कर देती हूँ तो उससे थोड़ा सा नॉइज में बेटर होगा. जस्ट ओके, थैंक यू. सतीश सर अभी देखिए वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई. हाँ, ये अभी ठीक है मैम. इट्स ओके नाउ. Yes, ma'am. Thank you sir. Thank you Ms. Neha. Okay, so dear participants, let us begin. And sir slides move कर रही है कहीं एक जगह पे हैंग तो नहीं हो रही है ना? अभी मैडम फर्स्ट स्लाइड ही है, शो कर रही है और अच्छा, स्लाइड शो मोड में नहीं है, तो मुझे लगता है मोड में नहीं है. हाँ. अच्छा. एक बार ट्राई करिए, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी मोड में नहीं तो सर इसी मोड में रखना होगा बिकॉज नहीं तो वो अटक जाता है. हाँ, इट्स ओके. बीच में हैंग करता तो मुश्किल होता है. यस, ओके, आई विल कंटिन्यू लाइक दिस. थैंक यू. So dear participants, आज के जो major topics which I have planned to discuss with all of you are what is intellectual disability, what is assessment, purpose and process of assessment, areas of assessment of CWID and educational assessment of CWID. तो जो initial जो topics हैं जो आप screen पे देख पा रहे हैं, that is just a foundation skill. बिकॉज किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत होना चाहिए. सिमिलरली इस वेबिनार को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए फाउंडेशन नॉलेज, फाउंडेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. सो आई विल जस्ट ब्रीफली टच अपॉन द इनिशियल 2-3 टॉपिक्स ताकि मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँ ऑन द एक्चुअल टॉपिक दैट इज असेसमेंट एंड एजुकेशनल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद आईडी. नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? क्या होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? जितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, जैसे सर ने कहा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, सीनियर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्पेशल एजुकेटर्स, नॉन स्पेशल एजुकेटर्स ऑल्सो. तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. कुछ ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सो थोड़ा सा उस पर ध्यान करते हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और आईडी, जो करेंटली हम आईडी कहते हैं, वो इनिशियली पहले के दिनों में उसे मेंटल रिटार्डेशन कहा गया. उसका टर्मिनोलॉजी मेंटल रिटार्डेशन से 2010 में आईडी में कन्वर्ट हो गया, जब से पॉलिसीज में एंड इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस में चेंज हुआ. तो मेंटल रिटार्डेशन
यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मंद बुद्धि बेसिकली होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव डेफिसिट, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट, इंटेलिजेंस प्रॉब्लम्स, एडेप्टिव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। कोई भी इंसान अगर एज अप्रोप्रिएट, कल्चरल लेवल अप्रोप्रिएट टास्क्स को करने में मुश्किल होती है बिकॉज ऑफ significant limitations in intellectual functioning and adaptive behavior, उसे हम MR, that is mental retardation, और intellectual disability, that is ID कहते हैं। तो definition एक बार देख लेते हैं। ये जो latest definition है, it was given by the American Association of Intellectual and Developmental Disability। ये definition 2010 में दी गई है that intellectual disability is a disability which is characterized by significant limitations in both intellectual functioning. ध्यान दीजिएगा, the word intellectual functioning is very important, and in adaptive behavior. So दोनों words को मैंने highlight किया है, intellectual functioning and adaptive behavior। इन दोनों areas में significant limitations which covers many everyday social, conceptual and practical skills। इस definition में और एक खास बात ये है कि now it is considered that this disability originates before the age of 22 years। पहले माना जाता था manifestation before 18 years of age, 18 साल से पहले, लेकिन अभी जो latest definition में changes आए हैं, अभी ये 22 years और before माना गया है। So these are some important points जो मैं request करती हूँ कि आज के participants ध्यान रखें। Now quickly let us see what is intelligence or intellectual functioning। It is a combination of all these factors जो आप screen पे, जो आप slide पे देख पा रहे हैं। हमारी memory, हम कितना retain कर सकते हैं information, कितना याद कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, दैट इज आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। आवर नंबर एप्टीट्यूड, हम नंबर्स के साथ कितना प्रोफिशिएंट है, कितना हम कंफर्टेबल है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, कोई अगर हमें कुछ बोले हम कितना समझ पाते हैं, कुछ रीड करें तो हम कितना समझ पाते हैं। परसेप्चुअल स्पीड, हम चीज़ों को कितनी जल्दी परसीव कर सकते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, दीज आर पार्ट ऑफ अ रैशनल थिंकिंग। हम रैशनली चीज़ों को थिंक करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली हमारा ब्रेन कहता है हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू आई डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं क्या करूं कि इस प्रॉब्लम को मैं ओवरकम कर सकूं। सो दैट इज योर रैशनल थिंकिंग, दैट इज योर रीजनिंग। स्पेशियल विजुअलाइजेशन, आप चीज़ों को स्पेस में 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में कैसे विजुअलाइज करते हैं। सो ऑल दिस is a part of our intellectual ability। ये सारी चीजें हमारी इंटेलिजेंस के पार्ट हैं और इन सब एरियाज में चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को दिक्कतें आती हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन सिग्मोइडल कर्व जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जो भी IQ के बारे में पढ़ते हैं उन सबको ये डायग्राम काफी फेमिलियर है। IQ या इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या है? इट इज अ स्कोर। कैसे निकालते हैं वो स्कोर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर इज अ फॉर्मूला, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज कैलकुलेट की जाती है थ्रू डिफरेंट टेस्ट्स। क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो एक पर्सन की एक्चुअल एज है। सो कोई किसी का अगर एक्चुअल एज 15 years है तो उस पर्सन का क्रोनोलॉजिकल एज या CA विल बी इक्वल टू 15 years इनटू 100। तो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से जो स्कोर निकल के आता है दैट इज नोन एज द इंटेलिजेंस क्वोशेंट और IQ। और जो नॉर्मल एवरेज, नॉर्मल तो वी डोंट यूज द वर्ड नॉर्मल बिकॉज देयर इज नो नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन जो एवरेज IQ है, जो सो कॉल्ड न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल्स जैसे हम लोग हैं, हमारी जो एवरेज IQ है दैट इज बिटवीन 90 to 110 and 70 and below 70 is intellectual disability।
सो आप ये जो कर्व देख रहे हैं स्क्रीन पे, वहां पर आप एक 70 का स्कोर देख पा रहे हैं. सो एनीथिंग विच इज 70 और बिलो 70 इज टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंडिविजुअल का IQ 70 या बिलो 70. नाउ लेट अस फोकस ऑन एडेप्टिव स्किल्स. तो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट जो था, significant limitations in intellectual functioning, मैंने बहुत briefly explain कर दिया है. Now I will move on to the second component of the definition, that is adaptive skills. What are adaptive skills? Adaptive skills are adaptive behaviors. अभी adaptive behaviors क्या होते हैं? Let us see. Adaptive behavior is the collection of conceptual, social and practical skills. 3 चीजें हैं, प्लीज ध्यान दीजिए. Conceptual, social and practical skills that are learned and performed by people in their everyday lives. हम सब अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी स्किल्स यूज करते हैं, उनको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें या कैटेगराइज करें, दैट इज कंसेप्चुअल स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ये आते हैं एडेप्टिव बिहेवियर के अंदर. एंड दिस एडेप्टिव बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटीग्रल हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, हमारी डेली एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए. कंसेप्चुअल स्किल्स में क्या क्या आता है? कंसेप्चुअल स्किल्स के अंदर इंक्लूडेड है लैंग्वेज एंड लिटरेसी. वी ऑल यूज लैंग्वेज. मैं भी आपसे अभी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रही हूँ ताकि आप लोग इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकें. दिस इज अ कंसेप्चुअल स्किल. द एबिलिटी टू यूज मनी. हम मार्केट जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, चेंज वापस लेते हैं, दैट इज अ कंसेप्चुअल स्किल. द एबिलिटी टू फॉलो टाइम. आप सब पार्टिसिपेंट्स टाइमली, दैट टू ऑन अ संडे आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, दैट इज अ कंसेप्चुअल स्किल. Number concept, self-direction, all these are conceptual skills. Social skills क्या? Social skills are interpersonal skills, जो हमारी social responsibility का part होता है, जो हमारी self-esteem को influence करता है, हमारी ability to follow the rules, whether it is social rules or rules of authority, so that we are able to live इन द सोसाइटी. वो सारी हमारी सोशल स्किल्स. एल्डर्स को देख के नमस्ते करना, प्रणाम करना, दिस इज अ सोशल स्किल. अपने फ्रेंड्स को केयर करना, शेयर करना उनके साथ, दिस इज अ सोशल स्किल. प्रैक्टिकल स्किल्स में क्या आती है? अगेन इट कैन इंक्लूड डेली लिविंग स्किल्स जो पर्सनल केयर में यूज होता है, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेटिंग. ऑक्यूपेशनल स्किल्स जो वर्क प्लेस पे यूज होती है. Healthcare skills, basic travel and transportation skills, ability to follow schedules and routines. हम सब एक schedule बनाते हैं, एक routine follow करते हैं daily. That is a practical skill. The ability to use telephone, safety skills, all these are practical skills. तो इन सारे areas में एक person या एक child जिसको intellectual disability है, जिसको mental retardation है, इन सारे areas में और इनमें से कुछ एरियाज में उसको दिक्कतें आती हैं. Now let us quickly focus on some characteristics of children with IDD. उनमें डेवलपमेंटल डिलेज है. आप सबको पता होगा कि हम सब when we grow and develop, हम कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्रॉस करते हैं. हमारा टॉकिंग, वॉकिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, नेक कंट्रोल, सोशल स्माइल, ये सब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का पार्ट है. हर एक माइलस्टोन का एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है. तो चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ये देखा गया है कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड हो जाते हैं. अगर नेक कंट्रोल 4 मंथ्स तक हो जाना चाहिए बच्चे में, वो देखा जाता है कि 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, कभी कभी 1 ईयर तक नहीं हो पाता है. तो दीज आर कॉल्ड एज डेवलपमेंटल डिलेज. और ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. इससे आप एट रिस्क इंडिविजुअल्स या एट रिस्क चिल्ड्रन को भी आइडेंटिफाई करते हैं. सेकेंड एस्पेक्ट इज ड्रूलिंग.
कंटिन्यूसली उनका ड्रूलिंग होता रहता है, कंटिन्यूसली साइड माउथ के साइड से सलाइवा गिरता है. दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद आईडी. अगर चाइल्ड विद आईडी में डाउन सिंड्रोम हो तो वो और एक कुछ स्पेशल फिजिकल फीचर्स के साथ ऐड हो जाता है, जैसे जिसे हम कहते हैं मोंगोलॉइड फीचर्स. उनका फेस स्वेल्ड अप होता है, नोज बहुत ही शॉर्ट, स्मॉल, फ्लैट होता है. उनकी आईज छोटी छोटी होती हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं. उनका हैंड जो पाम, अगर आप उनका पाम देखें तो हम सबके पाम में 2 to 3 लाइंस मौजूद होती हैं, लेकिन इन बच्चों में और इन इंडिविजुअल्स के केस में सिर्फ सिंगल पाम लाइन मौजूद है. एंड जो बहुत ही ज्यादा कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो CWID में देखे गए हैं वो है कंफ्यूज्ड, पुअर डिसीजन. ये लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो दे आर नॉट एबल टू थिंक कि मुझे कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. दे रिक्वायर सपोर्ट. पुअर मेमोरी, चीजें भूलना, बहुत जल्दी भूल जाना. आपने आज ही कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, सपोज मैंने आज क्लासरूम में एप्पल का कॉन्सेप्ट सिखाया और मैंने ये कहा कि एप्पल रेड कलर का होता है एंड एप्पल का टेस्ट स्वीट, तो वो बहुत जल्दी भूल जाए. डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज. अगर आप उनको कोई सोशल क्यू देते हैं तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती है उसे अंडरस्टैंड करने. टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल जो आपका IQ लेवल है, जिसे हम साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिससे हमें सिवियरिटी पता चलती है, उसके अकॉर्डिंग देयर इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, 4 कैटेगरीज. और आप करस्पॉन्डिंग IQ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. IQ 50 to 70 इज माइल्ड, 35 to 49 इज मॉडरेट, 20 to 34 इज सिवियर, बिलो 20 इज प्रोफाउंड. ये मैंने DSM क्राइटेरिया लिया है, दैट इज डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ये उस स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग है. और एक दूसरा क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम एजुकेशनल क्लासिफिकेशन कहते हैं. अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखें तो आपको दिखेगा कि माइल्ड को एजुकेबल कैटेगरी में प्लेस किया गया है, मॉडरेट को ट्रेनेबल कैटेगरी में प्लेस किया गया है, एंड सिवियर एंड प्रोफाउंड को कस्टोडियल या केयर ग्रुप कैटेगरी में प्लेस किया जाता है. ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज दिस सो? लेट अस सी. जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो सिर्फ 85% ऑफ द पॉपुलेशन है. दे कैन लर्न रीडिंग, दे कैन लर्न राइटिंग, दे कैन अटेन 6th ग्रेड तक का एजुकेशन. उसके बियॉन्ड उनके लिए मुश्किल है. एंड वो आराम से इंडिपेंडेंटली लिव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उनको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दें. जो मॉडरेट है वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है. उनको बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग आ जाती है, उनको बेसिक फंक्शनल स्किल्स जो उनको डेली लिविंग में जरूरत है वो पता चल जाती है, बट दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. तो उनको हम एकेडमिक से ज्यादा वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, सो दैट दे कैन अर्न, so that they can live independently. वो खुद के लिए अर्न कर सके. जो सिवियर कैटेगरी है दैट इज जस्ट 5% ऑफ द ID पॉपुलेशन. इनमें काफी दिक्कत होती है. ये कुछ हद तक ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेटिंग जैसे स्किल सीख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे चीजों में दे रिक्वायर सपोर्ट. उनको केयर गिवर की सपोर्ट चाहिए. केयर गिवर कैन बी पेरेंट, कैन बी ट्रेनर, कैन बी एनीवन. प्रोफाउंड कैटेगरी इज ओनली 1%. सबसे ज्यादा दिक्कत इस पर्टिकुलर कैटेगरी को होती है एंड दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट मेडिकल एज वेल एज सोशल सपोर्ट. ये इंडिपेंडेंट खुद से बिल्कुल भी नहीं हो सकते. सो विद दिस ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, अभी मैं मूव करना चाहूंगी आज के एक्चुअल डिस्कशन में, दैट इज डीलिंग विद असेसमेंट. असेसमेंट क्या है? एजुकेशनल असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज असेसमेंट. असेसमेंट इज अ फॉर्मल प्रोसेस. ये एक लीगल फॉर्मल प्रोसेस होता है. असेसमेंट डॉक्यूमेंट जो है
वो एक लीगल रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। इन सारे वर्ड से आपको पता चल ही गया होगा कि असेसमेंट रिपोर्ट की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट, वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट। और आप असेसमेंट क्यों करते हैं, आप असेसमेंट रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने मेंशन किया है 4 to 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिहाइंड द पर्पस ऑफ असेसमेंट, ताकि आप चाइल्ड में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, S stands for strength, W stands for weaknesses, आप चाइल्ड में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पता कर पाए कि चाइल्ड में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, चाइल्ड क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है। एलिजिबिलिटी एंड डायग्नोसिस, क्या चाइल्ड को सच में स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज चाहिए, या क्या हम उसे इंक्लूसिव या मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें, या क्या हम उसे होम बेस्ड ट्रेनिंग दें। हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर असेसमेंट से मिलता है। हाउ डू वी डेवलप द IEP? व्हाट इज IEP? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। ये स्पेशल एजुकेशन का बहुत कोर पार्ट है IEP। कैसे डेवलप करें IEP? बच्चे के लिए क्या क्या प्लान करें, कौन से गोल्स, कौन से टारगेट्स, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, क्या स्किल्स सिखा, कैसे सिखा, हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच, व्हाट टू टीच, वेयर टू टीच, हाउ टू टीच। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें असेसमेंट से मिलता है। हाउ डू आई प्लान द इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग? बच्चे को कैसे सिखाना है, किस टाइप की एक्टिविटीज करानी है, किस टाइप का टास्क एनालिसिस कराना है, किस टाइप की इंटरवेंशन या ट्रेनिंग देनी है। अगेन द आंसर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम असेसमेंट। फाइनली इवैल्यूएशन, आप कुछ चीज सिखा रहे, क्या बच्चा सीखा? हैज द चाइल्ड अटेन्ड द ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव प्लान? आपने जो भी गोल प्लान किया था, क्या बच्चे ने उसको अटेन किया? ये जानने के लिए इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवैल्यूएशन द असेसमेंट पार्ट। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, कैसे किया जाता है असेसमेंट? असेसमेंट हैज सर्टेन स्टेप्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, चाहे तो जूम इन करके आप अपने डिवाइस से प्लीज देखिए। आई हैव मेंशन्ड एटलीस्ट 5 steps which are very important in the process of assessment. Collection of data, analysis, evaluation, determination and recommendation. ये 5 steps अगर आप याद रखिएगा तो आप असेसमेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। किस टाइप का इंफॉर्मेशन? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। आपको फाइंड आउट करना है कि चाइल्ड का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके फैमिली में कोई डिसेबिलिटी था, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, वो कौन कौन से स्कूल गया है, व्हाट इज द रीजन व्हाई ही लेफ्ट अ पर्टिकुलर स्कूल, किसी स्कूल से वो क्यों निकला या क्यों निकाला गया, उसकी स्कूल में कैसा बिहेवियर, व्हाट इज द चाइल्ड्स बिहेवियर एट होम, व्हाट इज द चाइल्ड्स सोशल बिहेवियर, व्हाट इज द चाइल्ड्स एजुकेशनल बिहेवियर। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है एंड ऑल ऑफ दिस आर अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। उसके बाद आते हैं हम एनालिसिस। आप इससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि चाइल्ड में कौन कौन सी एरियाज हैं जो डेफिसिट है, कौन कौन सी एरियाज हैं जो चाइल्ड को डिफिकल्टी होती है, यानी कि उसके वीकनेसेस। और उसके बाद आप एनालाइज करते हो उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या कर पाता है, कैसे सीख पाता है। और उसके बाद आप डिटरमिन करते हो कि सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी क्या है, कौन कौन सी एरियाज में उसको प्रॉब्लम है, कौन कौन से डोमेन्स में प्रॉब्लम है। एंड लास्टली आप प्लान करते हो कि इसकी एजुकेशनल प्लेसमेंट कहाँ की जानी चाहिए, स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, होम बेस्ड ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड ट्रेनिंग, कहाँ। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको असेसमेंट से मिल जाएगा। असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरियाज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट में काफी एरियाज होते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इकोलॉजिकल असेसमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट, बिहेवियरल असेसमेंट, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट या CBA,
एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये सारे असेसमेंट्स डिफरेंट हैं, सबकी अपनी खूबियां हैं, सबके अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। आज इस फोरम पे डिस्कशन पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कीप देयर माइक्स म्यूटेड। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज म्यूट, थैंक यू। तो एजुकेशनल असेसमेंट पे आज पे फोकस, आज की जो पूरी डिस्कशन वो एजुकेशनल असेसमेंट पे फोकस, इसलिए मैं बाकी असेसमेंट एरियाज टच नहीं कर रही। नाउ लेट अस फोकस एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशनल असेसमेंट क्या है। व्हाट इज एजुकेशनल असेसमेंट? एजुकेशनल असेसमेंट फॉर CWID या चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत ही यूनिक होती है। आप लोग ये मत समझिएगा कि एजुकेशनल असेसमेंट पे हम सिर्फ रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक एरियाज पे ही फोकस करते हैं। नो, मैंने इनिशियली ही डेफिनेशन में आपको बोल दिया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 2 मेन एरियाज होता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। तो एडेप्टिव बिहेवियर भी एजुकेशनल असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए हम जब टर्म यूज करते हैं एजुकेशनल असेसमेंट फॉर CWID, हम एडेप्टिव बिहेवियर को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। रीडिंग इज इंक्लूडेड, राइटिंग इज इंक्लूडेड, नंबर, टाइम, मनी, सब कुछ इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद आपका एडेप्टिव बिहेवियर। इन सब डोमेन्स पे मैं थोड़ा सा और फोकस करूंगी, बट बिफोर दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू सम मेजर या सम कॉमन टूल्स जो हम एजुकेशनल असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विद ID के लिए यूज करते हैं। What are these tools? MDPS, Madras Developmental Programming System, Basic MR, Behavioral Assessment Scale for Indian Children with Mental Retardation, FACP, Functional Assessment Checklist for Programming. ये 3 जो आपके स्केल्स हैं, ये जो 3 टूल्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। MDPS, Basic MR, FACP। हम जब भी एजुकेशनल असेसमेंट की बात करते हैं, हम ये 3 टूल्स की बात करते हैं। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसल MR, विच इज़ फॉर एडल्ट्स विद मेंटल रिटार्डेशन। देयर इज FACP PMR, जो पर्सन्स विद प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के बारे में है। तो मैं इन स्पेसिफिक टूल्स पे अभी फोकस नहीं करूंगी। इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन आई विल फोकस ऑन द 3 मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट बेसिक टूल्स, दैट इज MDPS, Basic MR, FACP। अभी आप जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, स्लाइड जो देख पा रहे हैं, उसमें मैंने मेंशन किया है कुछ डोमेन्स। These domains are the important domains for educational assessment. इसमें मोटर डोमेन है। मोटर का मतलब मूवमेंट से है। मोटर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। ADL, that is activities of daily living. Language, which is expressive and receptive language. Reading, writing, number, time, money. कम्युनिटी ओरिएंटेशन, आप कैसे कम्युनिटी में एडजस्ट करते हैं, कैसे कम्युनिटी में मूव अबाउट करते हैं, शॉप्स में जाना, बैंक्स में जाना, रेलवे स्टेशंस में जाना, पार्क्स में जाना, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी स्किल्स। सोशल स्किल्स, जो इंटरपर्सनल स्किल्स मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। वोकेशनल, प्री वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल स्किल्स, जो आपका वर्क रिलेटेड बिहेवियर। So all these domains are important in educational assessment of CWI. आप इन सारे डोमेन्स को एसेस करते हैं, तो आप देखिए ये कितना ब्रॉड एंड कितना क्रिटिकल और कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। एजुकेशनल असेसमेंट से आपको बच्चे का इन सारे एरियाज का बिहेवियर पता चल जाता है, क्या सिखाना है इन एरियाज में, क्या नहीं पता उसको। एवरी इंफॉर्मेशन यू आर रिसीविंग, जो आपके एजुकेशनल प्लानिंग में मदद करता है। Now before I go to the tools, एक another important critical component जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, that is assessment kit. Assessment kit का स्पेशल एजुकेशन में, स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंस है। If you don't have a assessment kit, आप इन टूल्स को एसेस नहीं कर पाओगे, आप इन टूल्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे। असेसमेंट किट में देखते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए।
फॉर द फाइन मोटर डोमेन आपके पास बेसिक कुछ चीजें होनी चाहिए. यू शुड हैव सर्टेन क्यूब्स या ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. आप मैच बॉक्स से बनाइए, मार्केट से खरीदिए, प्लास्टिक का हो, वुडन का हो, डजंट मैटर. आपके पास बीड्स होने चाहिए, आपके पास नॉट करने के लिए कुछ लेसेस या कुछ रिबन्स या कुछ थ्रेड्स होने चाहिए, सेफ्टी सिजर्स, स्पॉन्ज, डस्टर, क्रेयॉन्स, ऑल दिस शुड बी इन योर किट फॉर फाइन मोटर असेसमेंट. इनको कैसे यूज करना है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. फॉर द ग्रॉस मोटर डोमेन असेसमेंट आपके पास ये कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, जैसे बॉल हो गया, स्किपिंग रोप हो गया. इन चीजों को आपको अपने किट में रखना है. फॉर फंक्शनल एकेडमिक्स आपके पास बेसिक चीजें लाइक फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर बुक्स, स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स, कैलकुलेटर्स, क्लॉक्स, वॉचेस, ये सब चीजें होनी चाहिए. फॉर ADL, व्हाट इज ADL? ADL इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसमें ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, बेदिंग, ब्रशिंग सब कुछ आ जाता है. तो इसके लिए अगेन इसके असेसमेंट के लिए आपको बेसिक चीजें रखनी चाहिए इन द किट, लाइक अ कोम, ग्लास, स्टील ग्लास, प्लास्टिक कप, सोप, टॉवल, ब्रशेस. अब ऐसी चीजें रखिए जो बच्चे के लिए सेफ हो, शार्प ना हो, हार्मफुल ना हो और जो ड्यूरेबल हो, जो टूटे ना. Then you have assessment kit for pre-vocational and occupational skills. तो इसमें जैसे गार्लैंड मेकिंग के लिए फ्लावर्स हो गए, थ्रेड हो गया, सेफ्टी स्किल्स एसेस करने के लिए बैंडेजेस, थर्मोमीटर्स, स्क्रू ड्राइवर्स फॉर बेसिक ऑक्यूपेशनल स्किल्स, मार्कर्स, स्टेपलर्स, पंचिंग मशीन्स, ये सब कुछ बेसिक चीजें आपको अपनी असेसमेंट किट में रखनी. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें असेसमेंट किट में क्या रखना है? जो भी टूल्स मैं डिस्कस करूंगी आज, उन सब में पीछे की तरफ एक लिस्ट दी होती है जो डोमेन वाइज और आइटम वाइज आपको असेसमेंट किट में चीजें रखने की लिस्ट बताई जाती है. सो आई हैव गिवन अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम वन ऑफ द चेकलिस्ट्स जिसमें ये लिस्ट दी गई है कि मोटर डोमेन में ये चीजें रखें, डेली लिविंग डोमेन में ये चीजें रखें, और उन्हीं चीजों को मैंने आपको दर्शाने की भी कोशिश की. And all special educators have all these things in their kits. अभी हम और भी ज़्यादा important aspects में move on कर रहे हैं. That is, we are moving on to the first tool used in educational assessment of children with intellectual disability. That is MDPS, Madras Developmental Programming System. ये क्या है? इस टेबल को जरा ध्यान से देखिएगा. अगर आपके स्क्रीन में बहुत छोटा लग रहा है, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जूम इन करके देखें. सो दिस टूल इज डेवलप्ड बाय जयाचंद्रन, विमला एंड कुमार. ये MDPS जो टूल है, ये स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल माना गया है. इसमें 18 डोमेन्स, 18 डोमेन्स होते हैं. मैंने उन सारे डोमेन्स का लिस्ट दिया है. ग्रॉस मोटर, fine motor, eating, dressing, grooming, toileting, receptive language, expressive language, social interaction, reading, writing, numbers, time, money, domestic activities, community orientation and vocation. तो ये सारे डोमेन्स जो मैंने आपको कुछ पिक्चर फॉर्मेट में भी उनका असेसमेंट किट दिखाया, ये सारे डोमेन्स MDPS में इंक्लूडेड है. इसमें 360 आइटम्स होते हैं, 20 आइटम्स इन ईच डोमेन. एंड आप चाइल्ड का परफॉर्मेंस स्कोर कैसे करते हैं? आप A लिखते हैं इफ द चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, वो खुद से कर सकता है कोई भी आइटम, और उसे ब्लू से कलर किया जाता है चेकलिस्ट में. मैं आपको चेकलिस्ट भी दिखाऊंगी. एंड अगर आपको लगता है कि चाइल्ड डिपेंडेंट है, खुद से वो टास्क नहीं कर पा रहा है, उसे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप उस चाइल्ड को स्कोर B देते हैं, विच इज मीनिंग इज डिपेंडेंट, एंड उसका कलर होता है रेड. सो A इज इंडिपेंडेंट, ब्लू कलर याद रखिएगा, B इज डिपेंडेंट, रेड कलर. लेट मी शो यू द चेकलिस्ट. ये चेकलिस्ट आपको भरने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी. दिस इज द इनकम्प्लीटली फिल्ड चेकलिस्ट, इसलिए आपको बीच में काफी व्हाइट स्पेसेस नजर आ रहे हैं. लेकिन जब ये चेकलिस्ट असेसमेंट के बाद पूरा भर जाता है,
ये पूरा चेकलिस्ट रेड एंड ब्लू कलर से भर जाता है. द ब्लू कलर्स आर द पर्टिकुलर एरियाज जहां पर बच्चा इंडिपेंडेंट है, खुद से कर पा रहा है और उसे स्कोर ए मिला है. द रेड एरियाज आर द एरियाज जहां पर बच्चा डिपेंडेंट है, खुद से नहीं कर पाता है, उसे सपोर्ट चाहिए, इसलिए उसे स्कोर बी मिला है और उस पर्टिकुलर आइटम को या उस पर्टिकुलर एरिया को रेड से कलर किया गया है. तो आप देख सकते हैं कि भरने के बाद ये कितना कलरफुल चेकलिस्ट हो जाएगा और कोई भी स्पेशल एजुकेटर या कोई भी ट्रेनर देख के ही समझ जाएगा कि अच्छा मुझे इन एरियाज पे रेड वाले एरियाज पे फोकस करना है, बिकॉज ये स्किल्स बच्चे को नहीं है. लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज ग्रॉस मोटर में एक एरिया है, द चाइल्ड कैन वॉक विदाउट सपोर्ट. चाइल्ड खुद से चल लेता है. अगर चाइल्ड वो कर पाता है, इंडिपेंडेंटली वॉक कर पाता है, आप उसे ब्लू कलर देंगे. अगर चाइल्ड डिपेंडेंट है, उसे सपोर्ट के साथ वॉक कर पाता है, आप उसको रेड कलर करें. इट इज एज सिंपल एज. ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट चेकलिस्ट है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सबसे ज्यादा डिटेल्ड चेकलिस्ट है, बिकॉज इट हैज 360 आइटम्स और इसे एसेस करने में भी काफी टाइम लगता है. 4 to 5 days मिनिमम लग जाते हैं अगर आप सारे एरियाज को एसेस करें, बिकॉज देयर आर 18 डोमेन्स. असेसमेंट के लिए आपको काफी डिटेल असेसमेंट करना पड़ता है. यू कैन नॉट डू इट क्विकली, बिकॉज आपका एक स्कोर बच्चे का पूरा एजुकेशनल प्लान चेंज कर सकता है. तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है. वी कैन नॉट जस्ट पुट एनी स्कोर. हमें कुछ भी लगने से हम स्कोर नहीं दे सकते. वी हैव टू ऑब्जर्व द चाइल्ड केयरफुली एंड उसी के बाद हम उसे स्कोर दें. बिकॉज हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमारा एक स्कोर, हमारा एक कलर, हमारा एक मार्क बच्चे का पूरा प्रोफाइल, पूरा एजुकेशनल प्लानिंग, उसका फ्यूचर प्लानिंग पे इफेक्ट कर सकता है. So this was about MDPS, the first and the most important tool. MDPS जो मैंने टूल अभी डिस्कस करा वो 1975 में फर्स्ट टाइम बना था. तो आप इमेजिन करिए वो कितना ओल्ड टूल है. उसे 1992 में रिवाइज करा गया एंड उसे आज तक हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी. वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. टुडे वी आर लिविंग इन 2021, लेकिन वो टूल अभी भी बहुत ज्यादा यूजफुल है. सारे स्पेशल एजुकेटर्स वो यूज करते हैं, हमारे टीचर ट्रेनीज वो यूज करते हैं. इट इज वेरी. इसके बाद हम आते हैं बेसिक बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन. ये टूल ऐसा दिखता है, ये एक बुकलेट फॉर्म में है, आप देख सकते हैं. ब्लू कलर का बुकलेट आता है. इसे NIMH में बनाया गया है. रीटा पेशवरिया एंड S वेंकटेशन सर ने बनाया है इस टूल को. नाउ जस्ट लुक एट दिस टेबल विच शोज कि इस टूल के फीचर्स क्या क्या है. इस टूल में आपको दिखेगा कुछ खासियत. इस टूल में यू कैन सी दैट देयर आर 2 parts, पार्ट A एंड पार्ट B. ये इस टूल की खासियत है. बाकी किसी टूल में 2 पार्ट्स नहीं. इस पर्टिकुलर टूल में 2 पार्ट्स. पार्ट A इज स्किल बिहेवियर्स. स्किल बिहेवियर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? मोटर, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, नंबर, टाइम, डोमेस्टिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, प्री वोकेशनल मनी एक्टिविटीज. तो ये सारे जो है स्किल बिहेवियर्स जो पार्ट A में इंक्लूडेड है. एंड पार्ट A में टोटल 320 आइटम्स एंड इसका स्कोरिंग पैटर्न भी डिफरेंट है. थोड़ा सा और इलैबोरेट स्कोरिंग पैटर्न है. इसमें हम 5 पॉइंट रेटिंग स्केल यूज करते हैं. 5 पॉइंट रेटिंग स्केल का मतलब क्या होता है? 5 अलग अलग पॉइंट्स देना. अगर बच्चा किसी स्किल में इंडिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसका पहला जो आप स्किल टेस्ट कर रहे हो या असेस कर रहे हो वो है कैन टेल हिज और हर ओन नेम. ये हो गया आपका स्किल. When asked, the child can tell his or her own name. वो अपना नाम बता पाता है. अब अगर चाइल्ड इंडिपेंडेंटली बता पाता है आप उसे स्कोर 5 देते हैं. अगर चाइल्ड को क्लू चाहिए, कोई भी प्रॉम्प्ट चाहिए, क्लूइंग टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट चाहिए, थोड़ी सी क्लू देते हैं हम लोग, नाम बताओ, तुम्हारा नाम अक्षत है ना, तो ही रिक्वायर्स अ क्लू. तो अगर छोटी सी क्लू चाहिए तो स्कोर 4 देते हैं. अगर पूरा वर्बल प्रॉम्प्ट चाहिए, अक्षत अपना नाम बताइए,
तो आप 3 स्कोर देंगे। अगर फिजिकल प्रॉम्प्ट चाहिए किसी चीज को करने में, फिजिकली ट्रेनर को हेल्प करना पड़ेगा उस टास्क को कंप्लीट करने में, तो आप स्कोर 2 देते हैं। अगर चाइल्ड टोटली डिपेंडेंट है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, केयर गिवर ही कर उसके लिए करके दे रहा है, देन यू गिव स्कोर 1 and if the particular item is not applicable you give 0. तो 5 4 3 2 1 is the rating scale. आप इन स्कोर्स में से एक नंबर चूज करोगे और ईच आइटम पे आप एक एक नंबर का स्कोर दोगे डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। अगेन मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है उस पर्टिकुलर टूल का। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उसमें एक बेदिंग का कॉलम है, पोर्स वाटर ऑन सेल्फ फॉर बेदिंग, ये एक आइटम है। ड्रेसिंग के अंदर एक आइटम है बटन्स ऑन क्लोथिंग, अपने ड्रेस का खुद बटन लगा पाता है कि नहीं। ग्रूमिंग में एक आइटम है ऑयल्स द हेयर, अपने बालों में तेल लगाना। सो ऑल दीज आर आइटम्स विच यू ऑब्जर्व, विच यू टेस्ट, विच यू एसेस। अब कुछ प्राइवेसी रिलेटेड आइटम्स है जैसे बेदिंग हो गया, टॉयलेटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, वो आप क्लासरूम में तो एसेस नहीं कर पाते हैं, वो इंफॉर्मेशन आप पेरेंट्स से या केयर गिवर से लेते हैं। बट ऑल अदर डोमेन्स जो आप क्लासरूम में एसेस कर पाते हैं वो आप क्लासरूम में एसेस करते हैं। सिमिलरली लैंग्वेज डोमेन के अंदर कुछ आइटम्स हैं लाइक लोकेट्स आइटम्स या पर्सन्स ऑन कमांड बाय लुकिंग एट, फॉलो सिंपल कमांड्स फॉर एक्शन, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे करके सिक्वेंशियली अगर आप देखिए एज वाइज आइटम्स अरेंज करके दी गई और सारे आइटम्स बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पेशल एजुकेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो सारे आइटम्स बहुत ही सिंपल है, सिक्वेंशियली अरेंज्ड है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एज वाइज अरेंज्ड है एंड सबका एक स्कोरिंग प्रोफाइल शीट होता है। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाई है इसमें ऐसे हमारे पास शीट्स रहती है और हम आइटम के सामने स्कोर देते जाते हैं। आपको 4 बॉक्सेस दिख रही होंगी और आप सोच रहे होंगे 4 बॉक्सेस का क्या काम, ये तो एक बॉक्स ही काफी होता है। एब्सोल्युटली आपका सोच बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक बॉक्स ही सफिशिएंट होता। बट वी ऑल नो दैट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ये एक बार होने वाली प्रोसेस नहीं है, These are continuous processes. ऐसा नहीं है कि मैंने बस साल में एक बार बच्चे को एसेस कर लिया, अब 10 साल तक मैं बच्चे को वही टास्क सिखाऊंगी या वही प्लान कंटिन्यू करूंगी जो मैंने फर्स्ट असेसमेंट के बेसिस पे बनाया। The child is developing, the child is growing, the child is learning new skills. तो अकॉर्डिंगली आपकी असेसमेंट भी कंटिन्यूअसली होती रहेगी और आपके प्लान्स भी कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे, अपग्रेड होंगे, अप टू डेट होंगे, मॉडिफाई होंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस पर्टिकुलर टीचिंग टेक्निक से बच्चा ये गोल नहीं हासिल कर पा रहा है, आई नीड टू चेंज माई एजुकेशनल प्लान, आई नीड टू चेंज द वे आई एम टीचिंग और आई नीड टू चेंज द गोल। मे बी मैंने बहुत ज्यादा सिंपल गोल ले लिया या मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गोल ले लिया फॉर बच्चा। तो ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से ही पता चलती है। इसलिए 4 स्क्वायर्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट स्क्वायर रो है वो बेस लाइन असेसमेंट या एंट्री लेवल असेसमेंट की होती है। जब बच्चा पहली बार आपके पास आता है और आप पहली बार उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाले स्क्वायर्स को भरते हैं। उसके बाद आप क्वार्टरली असेसमेंट करते हैं 4 मंथ्स के बाद। एक साल में 3 क्वार्टर्स आते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। तो आप एवरी 4 मंथ्स बाद फिर से असेसमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि 4 मंथ्स में बच्चे में कोई चेंज हुआ, बच्चे में कोई स्किल डेवलपमेंट हुई। तो इसीलिए 4 डिफरेंट कॉलम्स दिए। ये आपका बिहेवियरल प्रोफाइल शीट है। जब आप सारे स्कोर्स भर देंगे ईच आइटम का आइटम वाइज तो आपको ये शीट ऐसे दिखेगी। उसके बाद आप जो रॉ स्कोर्स निकलेगा बच्चे का उसको डिवाइडेड बाय 200 into 100% करते हैं टू गेन द परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। तो भरने के बाद शीट ऐसी दिखती है। मैंने कहा था बेसिक एमआर में पार्ट बी भी होता है, दैट इज प्रॉब्लम बिहेवियर, जिसमें 10 डोमेन्स होते हैं। व्हाट आर प्रॉब्लम बिहेवियर्स? प्रॉब्लम बिहेवियर्स आर अनडिजायरेबल बिहेवियर्स, ऐसे बिहेवियर्स जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। चिल्लाना,
चीखना, टेम्पर टैंट्रम्स, जमीन पर रोल होना, ऑड बिहेवियर, इंज्योर करना। कुछ बच्चे, कुछ स्पेशली चिल्ड्रन विद आईडी में बिहेवियर होता है, वो खुद को इंज्योर करते हैं, काटते हैं, खुद को स्क्रैच करते हैं, दूसरों को इंज्योर करते हैं। कुछ अनइम्पॉर्टेंट फियर्स होते हैं, अंधेरे से डरना, कुछ चीजों से डरना, एनिमल से डरना। तो ये सारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स के अंदर आते हैं और इसका असेसमेंट पार्ट बी ऑफ बेसिक एमआर से की जाती है। इसका भी एक सेपरेट स्कोरिंग पैटर्न होता है। इसमें हम 3 पॉइंट स्केल यूज करते हैं। N, that is never, score 0. O, that is occasionally, score 1. F, that is frequently, score 2. अगर आप बच्चे में वो प्रॉब्लम बिहेवियर कभी नहीं दिखा, बच्चा कभी नहीं चिल्लाता है, कभी किसी को हर्ट नहीं करता है, कभी कोई प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं दिखाता है, तो आप 0 स्कोर दोगे। अगर बच्चा कभी कभी वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाता है, कभी कभी चिल्लाता है, कभी कभी खुद को काटता है, तो आप 1 स्कोर दोगे। अगर बच्चा बार बार ये प्रॉब्लम बिहेवियर दिखा रहा है, दिन में कई बार, तो आप इसे स्कोर 2 दोगे। स्कोर्स देने के बाद आपकी जो स्कोरिंग शीट है वो ऐसी दिखती है। आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भरना होता है, जैसे नेम, डेट, किसने एसेस किया, कब एसेस किया, एंड ईच आइटम के साथ अगेन वो 4 कॉलम्स। आप पहले बेसलाइन भरोगे, 4 मंथ्स बाद आप फर्स्ट क्वार्टर भरोगे, फिर से 4 मंथ्स बाद जब आप असेसमेंट करोगे आप सेकेंड क्वार्टर वाले कॉलम को भरोगे, एंड लास्ट क्वार्टर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स के बाद। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है। फॉर एग्जांपल, रोल्स ऑन द फ्लोर, पुल्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर्स, मेक्स लाउड नॉइज, ये सारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स के एग्जांपल्स। और स्कोर शीट भरने के बाद आपको स्कोर शीट ऐसी दिखेगी। तो सारे स्कोर्स भर दिया मैंने, और मैंने रॉ स्कोर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, एंड आई गेट द बिहेवियर प्रोफाइल ऑफ द चाइल्ड। दैट इज पार्ट। सिर्फ बेसिक एमआरई ऐसा स्केल है जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी है। तो कभी भी अगर किसी स्पेशल एजुकेटर को किसी भी चाइल्ड का प्रॉब्लम बिहेवियर देखना होता है, वो बेसिक एमआर पार्ट बी यूज करते हैं। याद रखिएगा, तब आप पार्ट ए नहीं यूज करते, बिकॉज पार्ट ए स्किल्ड बिहेवियर्स के लिए होता है। अब हम लास्ट टूल की तरफ जाते हैं, दैट इज FACP, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्राम। ये काफी नया टूल है, ये 2004 में आया है, इसे भी NIMH ने बनाया है। ये टूल की स्क्रीनशॉट है, फर्स्ट शीट ऐसी दिखती है, और इस टूल से हमें प्रमोशन प्रोसीजर पता चलता है कि हम स्पेशल एजुकेशन में बच्चों को कैसे प्रमोट करें, किसको प्री प्राइमरी से प्राइमरी 1 में लेके जाए, प्राइमरी 2 में लेके जाए, सेकेंडरी ग्रुप में लेके जाए, प्री वोकेशनल ग्रुप में लेके जाए, वोकेशनल ग्रुप में लेके जाए। तो इस टूल की ये एक खासियत है, इट टेल्स अस द प्रमोशन प्रोसीजर यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद आईडी। अगर आप इस स्केल को ध्यान से देखेंगे तो 80% एंड अबव जिसको मिल जाता है वो ऑटोमेटिकली प्री प्राइमरी से प्राइमरी 1, प्राइमरी 1 से सेकेंडरी एंड सो ऑन मूव करता रहता है। जिसको 80% से बिलो स्कोर मिलता है असेसमेंट में, वो फिर प्राइमरी 2, प्री वोकेशनल 2 ऐसे मूव करता है। तो ये हमारे असेसमेंट से थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अभी आते हैं टूल्स के डिटेल। FACP में 5 डोमेन्स होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट डोमेन्स होते हैं। एंड व्हाट आर द डोमेन्स? पर्सनल डोमेन, सोशल डोमेन, एकेडमिक डोमेन, ऑक्यूपेशनल डोमेन एंड रिक्रिएशनल डोमेन। हर एक डोमेन में अलग अलग आइटम्स होते हैं। मैंने एक डोमेन का आइटम दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, प्री प्राइमरी लेवल के अंदर पर्सनल में 19 आइटम्स, सोशल में 24 आइटम्स, एकेडमिक में 44 आइटम्स, ऑक्यूपेशनल में 4 आइटम्स, रिक्रिएशनल जो इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हैं उसमें 7 एंड 10 आइटम्स रिस्पेक्टिव। और इसकी जो स्कोरिंग पैटर्न है वो बाकी दोनों चेकलिस्ट से बहुत अलग है। इसकी स्कोरिंग पैटर्न होती है, अगर बच्चा कोई भी टास्क इंडिपेंडेंटली कर पाता है तो आप उसे 1 का स्कोर दोगे या प्लस लिखोगे चेकलिस्ट में। और अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली कोई भी टास्क नहीं कर पाता है, देन यू डोंट गिव अ स्कोर। जी हाँ, आप स्कोर नहीं देते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप ब्लैंक को छोड़ोगे नहीं चेकलिस्ट, तो आप लिखोगे PP, दैट इज फिजिकल प्रॉम्प्ट, अगर बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट चाहिए, VP, दैट इज वर्बल प्रॉम्प्ट, अगर बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट चाहिए, CP, फ्लूइंग प्रॉम्प्ट,
No means totally dependent या negative. NA means not applicable and NE means no exposure. अभी बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि NA और NE क्या है. NA means not applicable, NE means no exposure. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. I'll just take a minute to explain you. Not applicable का मतलब हमें सबको पता है वो चीज अप्लाई नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल एक 4 year old के लिए एक आइटम है कैन राइड एन एडल्ट बाइसिकल. अभी 4 year old बच्चा एडल्ट बाइसिकल तो नहीं चला पाएगा. कॉमन सेंस लॉजिक, तो वो आइटम के लिए आप स्कोर दोगे NA, दैट इज नॉट एप्लीकेबल. लेकिन अगर आइटम दिया हुआ है द 4 year old चाइल्ड कैन स्क्रिबल ऑन पेपर, दैट इज पेन या क्रेयॉन या पेंसिल से वो पेपर पे स्क्रिबल कर सकते हैं. अब स्क्रिबलिंग तो आनी चाहिए, ये हमारी प्री राइटिंग स्किल का मेजर स्किल है, ये प्री रिक्विजिट है. लेकिन बच्चा फिर भी नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऐसा नहीं कि उसे नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि उसके फाइन मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, बट इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो इतना पुअर बैकग्राउंड का है, इतना फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड का बच्चा है कि उसने कभी पेपर पेंसिल क्रेयॉन देखा ही नहीं, उसे कभी दिया ही नहीं गया है. इसलिए आप नो एक्सपोजर या NE लिखो. So it's very important that special educators understand this point. कहाँ पर माइनस डालना है, कहाँ पर प्लस डालना है, कहाँ पर कौन से प्रॉम्प्ट डालनी है और कहाँ पर NA और NE डालनी है. याद रखिएगा आपका एक स्कोर बच्चे के पूरे एजुकेशनल प्रोफाइल को चेंज कर सकता है. इसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी होती है एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को स्कोर करने का तरीका अलग होता है. उसमें आप A, B, C, D, E एंड NE डालते हैं. A अगर बच्चा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, B अगर बच्चा पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन इनिशिएटिव नहीं लेता है, C अगर बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व करता है लेकिन उसे गेम का रूल्स वगैरह कुछ नहीं पता, D अगर वो गेम को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व करता है लेकिन खेलता नहीं, E अगर वो इंटरेस्ट ही शो नहीं करता, एंड NE नो एक्सपोजर. तो ये मैंने चेकलिस्ट की कुछ स्क्रीनशॉट्स दी है. FACP की जो चेकलिस्ट है वो ऐसी दिखती है. फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक में एक आइटम है ट्रेसेस ऑन द गिवन डायग्राम, जॉइंट्स डॉट्स टू फॉर्म पिक्चर्स, कॉपीज अ गिवन डायग्राम. तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं. आप असेसमेंट किट लेके बैठेंगे, बच्चे को सामने ऑब्जर्व करेंगे एंड असेसमेंट रिपोर्ट भरते जाएंगे. ये होता है आपका प्रोफाइल फॉर फिलिंग. ऐसे आप फिल करते हैं एक्टिविटीज एंट्री लेवल की, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड टर्म इज सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड टर्म इज थर्ड क्वार्टर. तो सबसे पहले आप बेस लाइन या एंट्री लेवल की स्कोरिंग भरते हैं. 4 महीने बाद आप जब फिर से असेसमेंट करते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट क्वार्टर, 4 महीने बाद सेकेंड क्वार्टर, उसके भी 4 महीने बाद थर्ड क्वार्टर. तो ऐसे करके आपको फर्स्ट ईयर में एक साल में एक पूरा कॉलम भर जाएगा, सेकेंड ईयर में एक दूसरा कॉलम भर जाएगा, थर्ड ईयर में एक दूसरा कॉलम भर जाएगा. तो 3 साल तक आप सेम चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं. फिर आपको नया प्रिंट आउट लेना. एंड दिस इज हाउ द टोटल शीट लुक्स लाइक. इस पे आप डेट ऑफ इवैल्यूएशन लिखेंगे, स्कोर्स पुट करेंगे कि मैंने आज इस आइटम पे बच्चे को कितना स्कोर दिया, कितना परसेंटेज उसे मिला. तो ऐसे करके पूरी शीट बनाई जाती है एंड ये शीट्स IEP रिकॉर्ड्स में डाली जाती है. एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द चाइल्ड. इसी से पता चलता है कि बच्चे में कितना प्रोग्रेस हुआ है, बच्चा क्या एक्चुअली सीख पा रहा है आप जो सिखाना चाहते हैं. चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ लर्निंग. बस हमें उसे एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देनी है, उसका असेसमेंट रिपोर्ट अच्छे से बनाना है, ठीक से बनाना है, ताकि वी आर एबल टू गिव देम अ गुड ट्रेनिंग. So we have learned 3 major educational tools, that is Basic MR, FACP, MDPS. मैंने तीनों टूल्स की खासियत आपको बताई, मैंने तीनों टूल्स के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए, मैंने तीनों टूल्स के स्कोरिंग पैटर्न्स आपको बताए, मैंने तीनों टूल्स के प्रोफाइल्स आपको दिखाए. ये सारे टूल्स आपको इंटरनेट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे. आप बस टाइप कीजिएगा. मैंने लिंक भी सतीश सर के टीम के साथ शेयर किया हुआ है, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. But you require training to use these tools. You require to be a special educator to use these tools. और intellectual disability area में जितने भी special educators हैं, वो सारे ये tools use करते हैं to plan for the child, to educate the child.
So I hope all of you have got the points. आप सबको एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में अभी आइडिया हो गया है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किन टूल्स के मदद से हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड का असेसमेंट करते हैं और उसके लिए प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है एंड वन हैज टू डू इट वेरी वेरी इफेक्टिवली, ताकि वी आर एबल टू सर्व दैट चाइल्ड और दैट इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत ही इफेक्टिव, ताकि वो सक्सेस गेन कर पाए स्कूल में भी, होम पे भी, वर्क प्लेस पे। So with this, I once again thank the organizing team and Dr. Satish for giving me this opportunity. और अभी आप बिल्कुल questions पूछ सकते हैं। Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे लगता है जो भी पार्टिसिपेंट हैं ज़रूर उनको इस प्रेजेंटेशन से, इस लेक्चर से लाभ हुआ होगा, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशंस मिले होंगे। जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में है, स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, वो तो चूँकि पहले से अवेयर हैं, लेकिन जो जनरल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से हैं, जनरल स्कूल्स में जो टीचर हैं वहाँ पर अगर पढ़ाते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए ये समझना ज़रूरी था भी। और मुझे लगता है इससे उनको अंदाज़ा लग पाया होगा कि किस तरीके से कितना कॉम्प्लेक्स, कितना जटिल तरीके से जो है एजुकेशनल असेसमेंट हम करते हैं या कर पाते हैं, या ये टूल्स अवेलेबल हैं। मतलब इतना आसान नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो लोग इस क्षेत्र में नहीं हैं उनके लिए शायद उतना समझ या ज्ञान या अवेयरनेस नहीं है कि कौन कौन से टूल्स हैं। तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम से आज ज़रूर उन्हें कुछ फाउंडेशनल नॉलेज ज़रूर मिली होगी कि कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनसे हम आईडी बच्चों या जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनका भी हम एजुकेशनल असेसमेंट कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैडम ने बताया और जो हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े हुए जो इसी फील्ड से हैं, तो वो जानते हैं कि एजुकेशनल असेसमेंट के अलावा और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हमको असेसमेंट करना होता है और उनके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना होता है उनके एजुकेशन के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कम्प्रहेंसिव या कहें व्यापक और जटिल प्रक्रिया है, और जो बहुत वैज्ञानिक जो उपकरण हमारे पास मौजूद हैं उनकी सहायता से हम कर पाते हैं बेहतर तरीके से। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। मैं अपने सभी प्रतिभागियों से, सभी पार्टिसिपेंट्स से आग्रह करता हूँ, उनको इनवाइट करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो मैडम से पूछ सकते हैं। अपना नाम बता करके माइक अपना अनम्यूट कर लें और डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा नाम आस्था परमार है। आस्था परमार जी। आपने जो बताया था ना ग्रॉस वर्ड, आपने बोला था ग्रॉस का मतलब क्या होता है? हाँ आस्था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मोटर स्किल्स जो है हमारी मूवमेंट रिलेटेड स्किल्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्रॉस एंड फाइन। ग्रॉस मोटर का मतलब जहाँ पर हमारी बड़ी मसल्स यूज होती हैं, जैसे जब हम वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्टेयरकेस चढ़ते हैं, सिट करते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये सारी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज में आती हैं। और अगर हम बोले फाइन मोटर स्किल्स तो उसमें लिखना, कटिंग, पेस्टिंग, ड्राइंग, जिसमें हमारी उंगलियां या फाइन मोटर स्किल्स काम करती हैं। तो ग्रॉस एंड फाइन दो अलग कैटेगरीज हैं। ओके, थैंक यू मैम। और किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अभी आपके लिए मौका है, अवसर है, आपके जो डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। मैडम तब तक और कुछ लोगों के जो प्रश्न हमारे पास पहले से आए हुए थे उन पर हम बात कर लेते हैं। उनको मैं सर म्यूट नहीं खुला है सर आपका, म्यूट। ओके, सॉरी। हाँ, कुछ और प्रश्न हमारे लिए जो भेज दिए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने, मैं उनको आपके सामने रखता हूँ तब तक अगर कोई नहीं आते हैं तो। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट एक क्वेश्चन है। मुझे लगता है इससे रिलेटेड कंटेंट हमारे पीपीटी में आपके प्रेजेंटेशन में आ गया है, तो ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? अगर एज ए पेरेंट हैं या एज ए जनरल टीचर हैं तो कैसे पहचान कर सकते हैं? यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एंड पार्टिसिपेंट्स, ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आपको याद होगा, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ एरियाज ऑफ असेसमेंट दिखाए थे, उसमें एक एरिया था साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्पेशल एजुकेटर्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट्स ही कर सकते हैं। तो वो IQ टेस्टिंग यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे आपका बिने कामत टेस्ट, इंडियन टेस्ट है। सिमिलरली मालिन्स टेस्ट जो VSMS वाइनलाइन सोशल मैच्योरिटी स्केल का इंडियन वर्जन है। इसके अलावा और भी काफ़ी टेस्ट है, कॉफमैन इंटेलिजेंस टेस्ट, वेशलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट। सो अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये सारे टेस्ट करके IQ स्कोर निकालते हैं, और उससे पता चलता है कि अगर पर्सन का IQ 70 या बिलो 70 है, दैट पर्सन इज डेफिनेटली हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर 70 या बिलो 70 नहीं है, उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट ID। ये आपको ध्यान रखना है, दैट कट ऑफ इज 70 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हम कैसे देख के समझ सकते हैं। मैंने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई थी, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कंफ्यूजन होना, पुअर मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाना, एंड ये सब 22 इयर्स से पहले अगर दिखता है तो आप ऑटोमेटिकली डेवलपमेंटल डिले होना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये चाइल्ड एट रिस्क है, इस इंडिविजुअल में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना है। लेकिन अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ ID ही होगा। उसके लिए इंटेलेक्चुअल टेस्टिंग या IQ टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने लिस्ट आउट करी, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी मैंने आपको बताया था, एंड अलोंग विद IQ टेस्टिंग इससे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिल जाता है कि whether this child or whether this individual is intellectually disabled or not। तो आपको अगर किसी बच्चे में भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, उसे प्लीज रेफर करिए फॉर IQ टेस्टिंग, बिकॉज विदाउट IQ टेस्टिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से whether the person is actually ID or not। और आप किसी को भी लेबल नहीं कर सकते, यू रिक्वायर अ प्रॉपर रिपोर्ट। थैंक यू मैम। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें ये बात कर रहे हैं कि स्टेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो मैंने अपने डिस्कशन में हाईलाइट करने की कोशिश की है कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से जो पॉजिटिव फैक्टर्स या पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते हैं वो है दैट यू आर एबल टू प्लान फॉर द चाइल्ड। आपको चाइल्ड की वीकनेसेस, स्ट्रेंथ सब कुछ पता चल जाता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक एन इफेक्टिव प्लान कि मैं उसे कैसे सिखाऊं, किस टाइप ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम से ये बच्चा बेनिफिट में रहेगा, कैसे पढ़ाऊं, कौन कौन से स्किल्स पढ़ाऊं, कौन कौन से टारगेट स्किल्स है जो मैं इसके लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए चूज करूं, उसे कहाँ प्लेस करूं, स्पेशल स्कूल में या इंक्लूसिव स्कूल में, उसे दिन के कौन से टाइम पे पढ़ाना अच्छा रहेगा, उसके लिए क्या रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको असेसमेंट से पता चलती है, which help in educational programming for the child। और अगर नेगेटिव प्रोफाइल की बात करें तो असेसमेंट से आपको एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है सोसाइटी में, that when you assess you give a label to the child। जैसे ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ, IQ 70 या बिलो 70 आया, चाइल्ड पे एक लेबल लग गया that he or she is certified to be intellectually disabled। तो बहुत से लोगों को ये लेबलिंग इश्यूज बहुत रहते हैं, बट आई फील दैट लेबल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नॉट फॉर डेरोगेटरी सेंस कि आप उस पर्सन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसे मेंटली रिटार्डेड बुला रहे हो, बट इन ऑर्डर टू हेल्प द चाइल्ड कि उसे गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिले या एडिक्वेट एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए असेसमेंट बहुत जी। असेसमेंट टूल पर बात की है किसी ने, तो असेसमेंट टूल हम लोग इंक्लूड कर लिया है। जी, कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सविता राठी। कुछ क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि एज अ रिसर्च स्कॉलर क्या हम कोई भी इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टूल जो होते हैं, वो हम अप्लाई करके अपने सैंपल पे उनको एज अ सैंपल हम अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं या नहीं? बिकॉज मैंने सुना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ कोई एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड होते हैं RCI के थ्रू, वो ही कर सकते हैं। तो मैम क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सविता, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज रिसर्च में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
और आपका ये क्वेश्चन इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड एथिक्स की तरफ ओरिएंटेड है, तो आपका ये जो पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट है। आप अपने रिसर्च में या कोई, नॉट ओनली यू, एनीबडी इन द रिसर्च कैन नॉट यूज दीज टूल्स फॉर असेसमेंट एंड प्लेसिंग द चाइल्ड इन द स्टडी। आप बेशक एक ट्रेन्ड RCI रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल एजुकेटर की मदद ले सकते हैं जो आपके आइडेंटिफाइड सैंपल को असेसमेंट करके उसका रिपोर्ट आपको दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उन पेरेंट्स से या उन गार्जियन से कंसेंट ले, बिकॉज असेसमेंट रिपोर्ट्स बहुत ही पर्सनल प्रोफाइल्स होते हैं और ये हम शेयर नहीं कर सकते हैं किसी से। तो अगर कंसेंट है आपके पास तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ RCI सर्टिफाइड स्पेशल एजुकेटर, जो वो आपको रिपोर्ट देंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने रिसर्च पे काम कर सकते हैं। Okay, ma'am. Ma'am, my next question is, what is the difference? Is there any difference between the educational assessment and the factors influencing the learning of intellectually disabled students? Okay, this is also good. Factors affecting the learning and educational assessment. See, educational assessment is a process. ये एक process होता है जहाँ से आप find out करते हो weaknesses, strengths, profile of the child. And factors affecting learning, ये थोड़ा सा अलग है। ये लर्निंग स्टाइल्स हैं, इंडिविजुअलाइज फैक्टर्स है, बच्चे की एज, एबिलिटी, इंटरेस्ट, एनवायरनमेंट, इन सब से ओरिएंटेड है। असेसमेंट से आपको ये लर्निंग स्टाइल्स या लर्निंग एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड पता लग जाए। तो असेसमेंट हेल्प्स यू टू नो द अदर। तो दोनों अलग अलग एरियाज हैं, एक से आपको दूसरे के बारे में पता लगता है। असेसमेंट विल हेल्प यू नो द लर्निंग फैक्टर्स एंड द लर्निंग स्टाइल्स। Okay. I hope I could clarify your doubts. Yes, ma'am. Sure. थैंक यू मैम। कोई और अगर पार्टिसिपेंट कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक और लिस्ट है हमारे पास उसमें से मैं तब तक मैडम के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन मैडम यहाँ पर है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं तो उसमें कवर हो गया होगा मुझे लगता है, तो उन पार्टिसिपेंट को इसका जवाब मिल गया होगा। इसमें एक इसके बाद और बात कहिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन। तो ये भी मैंने स्लाइड में कवर करने की कोशिश की थी दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर आप इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें। देयर इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अगर हम एजुकेशनल क्लासिफिकेशन करें तो 3 टाइप्स होते हैं, एजुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल। एक क्वेश्चन और है मैडम इसमें जो बात कही है इन्होंने, हाउ टू डील विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है जो पेरेंट्स और जनरल टीचर्स के हिसाब से जो है बहुत यूजफुल हो सकता है। जी, हाउ टू डील इफेक्टिवली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डॉक्टर सतीश ने कहा कि ये इतना जनरलाइज्ड है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, हाउ टू डील। नाउ डील आप तभी कर पाते हैं कोई भी सिचुएशन या कोई भी सर्कमस्टांस या कोई भी इंडिविजुअल के साथ जब आप उनको अच्छे से समझ पाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, फर्स्टली आप you develop an acceptance and you develop an understanding of that person's needs, कि उस पर्सन में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफिकल्टीज है, क्या डेफिसिट्स है। हम इतना सोचते हैं कि मुझे प्रॉब्लम्स भी नहीं कहते, हम कहते हैं एरियाज विच आर लैकिंग, बिकॉज किसी को भी प्रॉब्लम वर्ड सुनने की में अच्छा नहीं लगता है कि मुझ में ये प्रॉब्लम है। नो, आई फाइंड सर्टन एरियाज डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर मैं उन चीज़ों को समझूं कि इस पर्सन में इस डिसेबिलिटी की वजह से ये डिफिकल्टी एरियाज हैं, उसको सोशल स्किल्स में डिफिकल्टी है फॉर एग्जांपल, उसको नंबर राइटिंग में डिफिकल्टी है फॉर एग्जांपल, उसको टाइम समझने में AM है कि PM है, दिन है कि रात है, इन सब चीज़ों में डिफिकल्टी है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि मुझे एक्सेप्ट करना है एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग तभी आती है अगर हम अवेयर हो। तो जैसे डॉक्टर सतीश ये वेबिनार्स करा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट समवेयर इट इज causing all the participants and different society members to gain awareness कि ऐसी चीजें भी होती हैं। तो अवेयरनेस से एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली आती है। उसके बाद यू रिक्वायर ट्रेनिंग सो दैट यू आर एबल टू, यू नो, जो आपको पता चला कि हाँ इन एरियाज में डेफिसिट है, मैं उन एरियाज को कैसे केटर करूँ, कौन सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग दूँ, क्या टाइप ऑफ टास्क एनालिसिस यूज करूँ, या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मेथड्स होती है। एवरी डिसेबिलिटी की कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती है
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की अलग टेक्निक्स होती है, ABA टेक्निक, CBT टेक्निक्स, ID की अलग होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट्स, एंड सिमिलरली अदर डिसेबिलिटीज की अलग अलग होती है। थर्डली आता है पेरेंटल एक्सेप्टेंस। आप कोई भी चीज बच्चे को सिखा रहे हो, लेकिन जब तक पेरेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा या पेरेंट उसके लिए अवेयर नहीं होगा, दैट थिंग इज लिटिल डिफिकल्ट टू कंटिन्यू, बिकॉज बच्चा घर जाता है, उसे कुछ और माहौल मिलता है, एंड पेरेंट्स भी they are also going through different stages, उनका भी frustration, guilt, anger, depression, कितना कुछ होता है। So you have to counsel the parents and you have to make them understand. And lastly, सब चीजें सिखाने के बाद evaluation is very important. आप evaluate करिए, and जब child बड़ा होता रहेगा, it is normally seen कि सब focus तो करते हैं primary, secondary education पर, लेकिन pre-vocational, vocational areas पे कम focus रखते हैं। तो उसे भी side by side community assessment, vocational assessment करते रहिए, और उसको भी आप handle करते रहिए। सो थैंक यू मैम। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी पार्टिसिपेंट ने हमारे साथ शेयर किया था, उनका नाम मेरे पास है दिलीप मेहता। तो उन्होंने जो प्रश्न किया है, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर एडल्ट लिविंग मेंटल रिटार्डेशन। यस, बेसल MR, ये पर्टिकुलर स्केल मैंने इस पर्टिकुलर डिस्कशन में फोकस नहीं किया था, बिकॉज दिस इज लिटिल टिपिकल या लिटिल स्पेसिफिक। मैंने बेसिक MR पे फोकस किया है, दैट इज बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। सिमिलरली आपने जो क्वेश्चन पूछा है सर, वो है बेसल MR, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर एडल्ट्स विद मेंटल रिटार्डेशन। तो जैसे स्केल का नाम है, वो बेसिकली एडल्ट्स को केटर करता है, तो उसमें भी डोमेन वाइज आइटम अरेंजमेंट है, वो भी सिक्वेंशियली आइटम्स अरेंज दिखाता है, एंड उसमें जो आइटम्स है, डोमेन सबका एकेडमिक है, सोशल है, वोकेशनल है। वोकेशनल पे ज़्यादा फोकस रहता है, बिकॉज वंस यू आर एन एडल्ट, तो आपको ऑटोमेटिकली यू वांट टू अर्न, आप खुद के लिए कमाना चाहते हो ताकि आप इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकें। तो स्केल में इंडिपेंडेंट स्किल्स, सोशल स्किल्स, वर्क रिलेटेड स्किल्स पे काफ़ी फोकस किया गया है, जो एक PMR, पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन के पास होनी चाहिए। तो उन स्किल्स को एसेस करते हैं हम, उसका भी एक स्कोरिंग पैटर्न होता है। सिमिलरली हम प्रोफाइल फिल करते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, ताकि हम उस पर्सन का वोकेशनल असेसमेंट या फ्यूचर असेसमेंट अच्छे से डील कर सकें। ओके, थैंक यू मैम। कोई और अगर पार्टिसिपेंट बीच में प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपके जो पहले से क्वेश्चन मिले वो मैडम के साथ शेयर करता हूँ ताकि जवाब ले सकूँ। चलिए मैम, एक और क्वेश्चन है। एसएम प्रसाद सर हैं, ये कंसल्टेंट हैं और यूनिसेफ में काम करते हैं, यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं। उनका जो क्वेश्चन है, हाउ वी कैन एनरोल दीज चिल्ड्रन इनटू इंक्लूसिव सेटअप, इंक्लूसिव स्कूल्स, उनको कैसे हम इनरोल कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, इंक्लूजन ऑफ ID चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है मुझे लगता है। Yes, absolutely sir, and I thank SN Prasad sir for asking this question. तो inclusive education में children with ID बिल्कुल जा सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन या मिथ है कि children with ID inclusive में नहीं पढ़ते हैं। They definitely can go, only requirement है कि वो mild category के होने चाहिए, बिकॉज बाकी कैटेगरीज को असिस्ट करना इंक्लूसिव सेटअप में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनके नीड्स बहुत ही पर्सनलाइज, कस्टमाइज्ड नीड्स हो जाते हैं, जैसे 1-to-1 अटेंशन चाहिए होता है, और जो सिर्फ स्पेशल एजुकेशनल सेंटर्स में ही अच्छे से दी जा सकती है, या इंटीग्रेटेड सेटिंग्स। तो इंक्लूसिव में माइल्ड चिल्ड्रन विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिल्कुल जा सकते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोविजंस बनाया हुआ है, जैसे SSA है, सर्व शिक्षा अभियान, जो अभी समग्र शिक्षा अभियान के नाम से बहुत फेमस है। उसमें उसके अकॉर्डिंग भी जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है, जहाँ पर कोई भी स्कूल आपको डिनाई नहीं कर सकता है एडमिशन। इफ यू आर गोइंग टू अ नेबरहुड स्कूल विद इन 1 किलोमीटर, तो आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। यू हैव टू कैरी योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास हो, और उससे आपको वो पर्टिकुलर सीट्स मिल जाएगी। एंड जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है, एंड प्रमोशन पॉलिसी भी है। और जब बच्चा हायर क्लासेस में जाता है, तो बिकॉज इंक्लूसिव सेटअप, और हमने देखा कि इवन माइल्ड चाइल्ड विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 6th क्लास के बियॉन्ड एक पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के बियॉन्ड एजुकेशनल में अच्छे से नहीं, इफेक्टिवली नहीं जोड़ पाता है, तो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ऑप्शन कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर वो 10th क्लास या 12th क्लास या वोकेशनल स्किल्स भी क्लियर करके सर्टिफिकेट लेके देन दे कैन गो फॉर
further vocational training. तो ऐसे options हैं. Government has SSA, government has NIOS policies, open and distance learning policies, जहाँ पर inclusive education दी जा सकती है. थैंक यू मैम. इसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने रखा है, एक पार्टिसिपेंट है, कि चैलेंजेस क्या होंगे इंक्लूसिव सेटअप में अगर हम इन बच्चों को इंक्लूड करते हैं, इनको इनरोल करते हैं, तो क्या मुश्किलें, क्या चुनौतियाँ होंगी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और इस पे काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ भी चल रही है. सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर अगर मैं डिस्कस करूं, तो टीचर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इनएडिक्वेटली स्किल्ड इन बच्चों को हैंडल करने के लिए. उनको स्पेशली इंक्लूसिव स्कूल्स में लगता है कि आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. उस बच्चे का यूनिक नीड होगा, उस बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर होगा, एंड आई एम नॉट ट्रेन्ड इनफ टू हैंडल दैट चाइल्ड. तो ये मेजर फियर रहता है टीचर्स के मन में, which is being overcome these days through inclusive education training, workshops दी जा रही है. आप जैसे participants ऐसे forums में जुड़ रहे हैं तो automatically आपको ट्रेनिंग मिल रही है, तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम थोड़ा सा भी ओवरकम होने लगा है. दूसरी चैलेंज जो है पेरेंट्स, जो टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, दे फील दैट आवर चाइल्ड विल गेट अफेक्टेड. अगर वो इंक्लूसिव सेटिंग में गया और एक मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड के साथ पढ़ा, तो उसको भी ये फीचर्स हो जाएंगे. तो इसकी नीड है सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, कि हमें पेरेंट्स में और भी अवेयरनेस क्रिएट करना है कि डिसेबिलिटी ऐसे नहीं स्प्रेड होती है. योर चाइल्ड विल लर्न सम मोर थिंग्स, उसे और भी टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस वाली फीचर्स डेवलप होती है अगर वो चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ पीयर ट्यूटर के हिसाब से पढ़े. थर्ड जो डिफिकल्टी है वो रिसोर्सेज की आती है. बहुत सी जगह पे रिसोर्सेज नहीं होते हैं टू केटर टू द नीड. जैसे मैंने असेसमेंट किट दिखा, बहुत से टीचर्स के पास असेसमेंट किट्स नहीं होते, बहुत से स्कूल्स के पास एजुकेशनल डिवाइसेस नहीं होते. तो वो एक एरिया है जो अगेन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स आती हैं, फंड्स आती हैं, जिससे ये केटर की जाए. अनदर चैलेंज इज बुलिंग. अगर पीयर ग्रुप सेंसिटाइज नहीं है कि हमारे बीच में एक ऐसा चाइल्ड है जिसकी यूनिक नीड है, तो वो बुलिंग में उतर आते हैं. दे स्टार्ट टीजिंग द चाइल्ड. तो इससे परेशान करने लगते हैं. हाँ, यस. तो इस परेशानी से जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, और जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड है वो उसका भी सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है. तो ऐसा देखा गया है कि जो स्पेशल स्कूल से जो बच्चे इंक्लूसिव स्कूल में गए बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेंस, वहाँ पर जाके वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए बिकॉज बाकी बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं. तो इसके लिए पीयर ट्यूटरिंग, पीयर ग्रुप अवेयरनेस, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. इसके अलावा भी ट्रेनिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स में चैलेंजेस आती हैं, लेकिन वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ओवरकम की जा सकती है. थैंक यू मैम. एक और क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेंट का नाम मैं लिखता हूँ, मंजू बघेल, रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD रिसर्च स्कॉलर हैं, और दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दयालबाग आगरा से जुड़े हुए हैं. इन्होंने प्रश्न रखा है, हाउ टू डेवलप अ गुड टूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा टूल कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये जी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन है. रिसर्च स्कॉलर है, PhD स्कॉलर है. तो इसके अगर वो लिए भी शायद जुड़े होंगे तो सुन रहे होंगे, उनको जवाब मिल जाएगा. यस मैम. तो इससे क्या, ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अब टूल कैसे बनाए. नाउ टूल बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं. तो एवरी टूल, व्हेन यू मेक अ टूल, चाहे वो असेसमेंट टूल हो, करिकुलम टूल हो, कुछ भी टूल हो, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, असेसमेंट करनी पड़ती है, आइटम पूलिंग करनी पड़ती है, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करके एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के उसके बारे में फीडबैक लेना पड़ता है. टूल की स्टैंडर्डाइजेशन एंड वैलिडेशन करनी पड़ती है ताकि टूल पर्टिकुलर नॉर्म्स में फिट हो, सबके लिए एप्लीकेबल हो. टूल में ऐसा कुछ ना हो जो एम्बिगुअस हो या जो समझने में डिफिकल्टी हो. इस आइटम को मैं कुछ और समझूं, पर्सन XYZ कुछ और समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एवरी टूल डेवलपमेंट हैज सर्टेन फेजेस. जैसे बेसिक MR, MDPS, ये भी टूल्स हैं. इनको भी रिसर्च टीम्स ने, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च टीम्स ने प्रॉपर स्टेजेस में बनाया है, जिसमें काफ़ी साल लग जाते हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं. द न्यूरोटिपिकल डेवलपिंग चिल्ड्रन जिनमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, उनको भी नॉर्म ग्रुप रखा जाता है. उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए जाते हैं, एजुकेशनल प्लानिंग की जाती है. फिर CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बेसिस पर उसको टेस्ट किया जाता है ताकि इंडिविजुअल नीड्स को केटर कर पाए. तो ऐसे कुछ स्टेप्स है: प्लानिंग, असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशंस, स्टैंडर्डाइजेशन, पायलट टेस्टिंग,
फिर फाइनलाइजेशन ऑफ द टूल, उसके बाद आप फिर से उस टूल को रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, इसके बहुत एलैबोरेशंस हैं, बट बिकॉज ऑन दिस फोरम मैं बहुत ही सिंपल में बता रही हूँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। किसी पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और मैडम से डायरेक्ट प्रश्न कर लीजिए। हेलो जी सर, पूछिए। जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। गुड आफ्टरनून सर। मैम, ये जो एजुकेशनल टूल्स हैं ये हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में यूज़ कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, ना CWASD, ये डिफरेंट डिसेबिलिटी है। तो इस डिसेबिलिटी के लिए वी हैव सम स्पेसिफिक टूल्स, जो डायग्नोस्टिक टूल्स है, जैसे आपका कार्ड्स हो गया, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, चैट हो गया। देन इंडियन टूल, एक नया टूल डेवलप किया गया है, ईसा, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। तो इन सब नॉर्मली हम इन सब टूल्स का यूज करते हैं, बिकॉज जो ऑटिज्म है, जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, उनमें 3 मेन एरियाज ऑफ प्रॉब्लम दिखाई देती है: कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन एंड रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स। तो इसकी वजह से उनके टूल्स भी अलग होते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशनल असेसमेंट करना चाहते हैं तो फॉर ऑटिज्म ऑल्सो एजुकेशनल असेसमेंट में सपोर्ट करने के लिए आप FSCP, बेसिक MR, MBBS यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जो डोमेन्स है वो काफी हद तक कॉमन डोमेन्स है, पर्सनल, सोशल, रिक्रिएशनल, ऑक्यूपेशनल। तो ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए तो बना नहीं गया था, बट बिकॉज उनके एजुकेशनल प्लानिंग के लिए भी उतना अच्छा टूल नहीं अवेलेबल है, तो हम ये टूल्स भी यूज कर सकते हैं। बट आई एम सेइंग नॉट फॉर असेसमेंट, नॉट फॉर डायग्नोस्टिक असेसमेंट, बट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है, हमारे पार्टिसिपेंट ने चैट बॉक्स में लिखा है, NRT और CRT को एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, दोनों में। आप अगर चाहें तो प्लीज़ करें। मुझे लगता है क्योंकि हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी। Yes, I'll definitely try to explain that in very brief. NRT and CRT. NRT है Norm Reference Test, CRT है Criterion Reference Test. तो Norm Reference Test जो है वो नॉर्म, पॉपुलेशन नॉर्म के ऊपर बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम सब नेट एग्जाम्स देते हैं, गेट एग्जाम्स देते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स देते हैं, UPSC एग्जाम्स देते हैं, स्कूल में टेस्ट्स देते हैं, एवरी ईयर हम एनुअल एग्जाम्स में बैठते हैं। ऑल दीज आर नॉर्मेटिव रेफरेंस टेस्ट्स। आपको इसमें से ग्रेड पता चलता है कि मेरा पोजीशन क्लास में फर्स्ट आया या सेकंड आया, या मुझे 90% एग्रीगेट मिला। इससे आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सकते हैं। ये आपके क्वालिफाइंग एग्जाम्स की तरह होते हैं, जो पॉपुलेशन नॉर्म के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपका परफॉर्मेंस किसी और के साथ कंपेयर करके बनाया जा रहा है। यू आर फर्स्ट विद रेफरेंस टू समबडी एल्स। आपको 90% मिला तो कोई और होगा जिसको 40% मिला। लेकिन CRT इज डिफरेंट। CRT है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये एक क्राइटेरिया पे फोकस होता है। द चाइल्ड इज एबल टू स्क्रिबल विद पेंसिल। अब आप ये पर्टिकुलर स्किल किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप उस चाइल्ड का परफॉर्मेंस उसी चाइल्ड के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि इज द चाइल्ड एबल टू होल्ड द पेंसिल एंड स्क्रिबल ऑन पेपर। क्या वो पेपर में स्क्रिबल कर पा रहा है? तो दिस इज अ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें कोई पास फेल या फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक नहीं होता, या तो बच्चा कर पा रहा है या बच्चा नहीं कर पा रहा। एंड नॉर्मली चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इन सभी डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एरियाज में हम CRT बेस्ड टेस्ट ही यूज करते हैं, बिकॉज हम उनको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दीज आर चाइल्ड सेंट्रिक टेस्ट, जिसमें हम बच्चे का परफॉर्मेंस उसी के साथ कंपेयर करते हैं। अगर बेसलाइन परफॉर्मेंस में बच्चा ये स्किल नहीं कर पा रहा था तो फर्स्ट क्वार्टर में कर पा रहा है, यू हैव अ डिफरेंस देयर। सो दिस इज कॉल्ड अ CRT, वेयर इट इज अ क्राइटेरिया कि हाँ बच्चा स्क्रिबल कर पा रहा है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच मैम। अगर कोई और पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन हो तो हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं। अभी टाइम है 1-2-4 मिनट का, और इसके बाद अगर नहीं क्वेश्चन है तो हम फॉर्मल बाइंड अप करते हैं प्रोग्राम का, और फिर कभी किसी दूसरे प्रोग्राम में मिलते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेंट पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ माइक अनम्यूट कीजिए और डायरेक्ट मैडम से प्रश्न पूछ सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड एंड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी फ्रॉम अमर ज्योति। जी शिवानी जी, मैंने ही ये क्वेश्चन किया था आपसे एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। थैंक यू शिवानी। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हाँ जी। इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए आपसे इतना पूछा। मुझे बहुत Thank खुशी you है very कि much. आपको क्लियर हो गया। थैंक थैंक यू, यू आपने शिवानी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।
मुझे लगता है और कोई क्वेरी और कोई प्रश्न नहीं है हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से, तो फॉर्मली हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। और एक जो औपचारिकता है, एक जो फॉर्मेलिटी है, उसके तहत पूर्णा ज्योति एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, थैंक्स एक्सटेंड करता हूँ आपके लिए कि आपने आज के वेबिनार के लिए जो टाइम निकाला और एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में मदद की। और मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ होगा, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि मैडम का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है, अगर वो पीपीटी शेयर कर सकते हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल होगा। अगर मैडम परमिट करेंगे तो जी बिल्कुल हम मेल के थ्रू शेयर कर लेंगे। Yes. सो फॉर्मली बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारा ये रिक्वेस्ट स्वीकार किया और आज के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। मेरी पूरी टीम की तरफ से, संस्था की तरफ से आपका धन्यवाद, सभी प्रतिभागियों, सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। हम किसी और प्रोग्राम में फिर जल्दी मिलते हैं। इसके साथ ही आज इस प्रोग्राम से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू Thank you. टीम। सर एंड करने से पहले मुझे चैट बॉक्स में एक और क्वेश्चन दिखा बाय मिस्टर आदेश। Okay. उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। सर अगर आपकी परमिशन हो Sure. सो मिस्टर आदेश, आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल इलनेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? बहुत से लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता होता है। सबसे पहला डिफरेंस, मेंटल इलनेस इज क्योरेबल। ये क्योर हो सकता है, मेडिसिन, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, काउंसलिंग से हम मेंटल इलनेस को क्योर कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज नॉट क्योरेबल। आईडी या एमआर इज अ कंडीशन, ये डिजीज नहीं है कि हम क्योर कर देंगे। इसे हम मैनेज कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेंटल इलनेस एंड आईडी इज दैट मेंटल इलनेस के कुछ सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक इरेशनल फियर, हैलुसिनेशंस, चीज़ें को साइकोसिस, कोई आपको मारने को आ रहा है, कोई आपको पीछे से देख रहा है, आपको मूवीज में भी ऐसे दिखाते हैं, तो ये आपके कुछ फियर्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव शोन यू द सिम्टम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कि उसमें एजुकेशनल, एडेप्टिव बिहेवियर्स, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में ये डिफिकल्टीज होती है। मेंटल इलनेस का कोई एज नहीं, इट कैन हैपन एट एनी एज। Intellectual disability is manifesting before 22 years. Mental illness ये आपका ब्रेन डेफिसिट से नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आपका कोई इफेक्ट नहीं है। हो सकता है पर्सन का कोई ट्रॉमा हुआ, कोई पर्सनल लॉस हुआ जिससे उस पर्सन पे इतना भारी इफेक्ट हुआ कि उसका मेंटली इलनेस डेवलप हो गया, लेकिन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज अ प्योरली आईक्यू प्रॉब्लम। इसमें साइकोलॉजिकल डेफिसिट होता है, सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर, दोनों एरियाज में प्रॉब्लम्स होती है। सो दिस इज द ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन दीस टू। थैंक यू वेरी मच मैम। और वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन था आदेश जी ने पूछा। बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं इन दोनों टर्म को लेकर के लोगों में जनरली। आपने देखा, इसके लिए भी आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू, आपने उसको जवाब दिया। और आज के पूरे प्रोग्राम के लिए आपका, सभी पार्टिसिपेंट्स का और मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी नए प्रोग्राम में हम फिर दोबारा मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आप संडे को जुड़े, एंड थैंक यू डॉक्टर सतीश सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी। कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी भी जुड़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर।